हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रिस्क और सिस्क आर्किटेक्चर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इस यूनिट में हमने अभी तक देखा कि किस तरीके से हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट कैसे बनेगा, है ना, कैसे हम उनके डिफरेंशिएट करेंगे कि 1 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, 2 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, 3 ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन है, क्या उनका वैल्यू है, क्यों वो बेटर है, कब उसे यूज करेंगे, है ना, किस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स हमने देखे डिफरेंट, है ना, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो ये सारी जो चीजें हैं, है ना, चाहे वो इंस्ट्रक्शन हो, चाहे प्रोसेसर का ऑर्गेनाइजेशन हो, या डिफरेंट इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट हो, ये सभी चीज किस लिए इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्या? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, है ना। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है ना, तो बेसिकली ये वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमें बताएगा कि हमारे पास में जो मशीन प्रोग्राम्स है ना, वो कैसे लिखे जाएंगे, है ना, किस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, उन कौन से इंस्ट्रक्शंस वो कैरी कर सकते हैं, है ना, क्या एड्रेसिंग मोड्स वो कैरी कर सकते हैं, है ना, कितने वो कॉम्प्लेक्स होंगे या कितने वो इजी होंगे, किस तरीके से वो मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। ये सारी जो चीजें हैं वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर से। तो एक इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो है वो क्या हो सकता है? वो किस तरीके के एड्रेसिंग मोड्स को यूज कर सकता है ना, क्या रजिस्टर्स रखेगा, है ना, तो नंबर ऑफ रजिस्टर, हाउ मेनी, व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर्स, या मेमोरी एक्सेस, ये सारे जो चीजें हैं ये किस पर डिपेंडेंट है ना। तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर क्या है? हमारे प्रोग्राम का लॉजिकल एग्जीक्यूशन कैसे होगा, हमारे पास में लॉजिकल एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ये लॉजिकल एग्जीक्यूशन टर्म क्या है? तो जब हम बात करते हैं एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम की, वो क्या होता है? वो कन्वर्ट होता है यूजिंग क्या? कंपाइलर। किसमें? मशीन रीडेबल लैंग्वेज में। और ये मशीन रीडेबल लैंग्वेज या मशीन कोड जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? वो डिपेंडेंट हमारे किस पे? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर पे, कि किस टाइप का इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर हमारे पास में है। तो जब हम इनिशियल पीरियड्स की बात करें, जब कंप्यूटर आया था, है ना, तब हम जानते हैं कि क्या जो हार्डवेयर था वो काफी कॉस्टली था, है ना, कॉस्टली था। तो हम क्या करते थे? उसे कम से कम यूज करते थे। देयर विल बी द नंबर ऑफ सर्किट्स विल बी लेस। अगर नंबर ऑफ सर्किट्स कम है तो डेफिनेटली फंक्शंस भी क्या होंगे? कम होंगे। अगर आपके पास में ऐड और सब्सट्रैक्ट 2 ऑपरेशन है तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लोगे, है ना, मल्टीपल एडिशन करके मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, मल्टीपल सब्सट्रैक्शन करके डिवाइड कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। लेकिन जैसे जैसे हार्डवेयर ने इम्प्रूव किया तो हमने रियलाइज किया कि now the hardware is very costly. So what we can do, we can have multiple components, multiple circuits on a single chip. अब जब हमारे पास में अच्छा खासा हार्डवेयर है तो हमारे पास में क्या, हम फंक्शनैलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो इनिशियल पीरियड्स थे, अगर उसकी बात करें तो हाँ, आईए से काफी सिंपल हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे हार्डवेयर ने प्रोग्रेस किया हम क्या कर पाए? हम ज्यादा से ज्यादा फंक्शनैलिटीज लेकर आ पाए। और जैसे ही हम ज्यादा से ज्यादा फंक्शनैलिटीज लेके आए तो उसे लॉजिकली बताना, है ना, लॉजिकली मतलब इस हाई लेवल लैंग्वेज को जब हमने मशीन रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया तो ये एक्चुअली में क्या है? ये ही वो कोड है जो कहाँ हमारे सिस्टम पे या हार्डवेयर पे रन होने वाला है। तो आईएसए इवेंचुअली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, है ना। एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन वो कहाँ पे होगा? वो तो हार्डवेयर पे होगा, लेकिन लॉजिकली हमारा सिस्टम और हमारा हाई लेवल लैंग्वेज किस किस फॉर्मेट में चेंज होगा, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका आईएसए रिस्पॉन्सिबल है। तो आईएसए क्या हमारा केवल
हाई लेवल लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हमको सिर्फ ये देखना है कि कैसे हमारा कंपाइलर इसको एफिशिएंटली ट्रांसमिट कर सके, नहीं, हमें क्या देखना है, हमें देखना है हमारा परफॉर्मेंस, है ना, कि कैसे हम हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, कैसे हम उसका कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम साइज पे बात करेंगे, पावर पे बात करते हैं। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि हमें किस टाइप का आर्किटेक्चर चाहिए और क्या एक ही टाइप का आर्किटेक्चर हम सभी जगह यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास में जो कंप्यूटर्स है उसकी ह्यूज वेराइटी है ना। आज एक माइक्रो कंट्रोलर भी कंप्यूटर है जो कि एक स्मॉल छोटा सा आईओटी का टास्क करेगा या फिर एक एम्बेडेड डिवाइस का टास्क करेगा, और एक सुपर कंप्यूटर भी आपका कंप्यूटर है। दोनों में जो इंस्ट्रक्शंस जा रहे हैं वो बहुत डिफरेंट जा रहे हैं, दोनों की जो फंक्शनैलिटीज है वो देयर इज अ ह्यूज गैप, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमको बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का इंस्ट्रक्शन सेट हमें चाहिए, है ना, सो दैट कि हम मैक्सिमम हमारी फंक्शनैलिटी का परफॉर्मेंस रख सके, है ना। किस कॉस्ट रेंज में चाहिए हमें, क्या साइज को हम किस साइज ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या या क्या किस साइज ऑफ फंक्शनैलिटी को हमें कैटर करना है, या हम कितना उसे पावर दे सकते हैं। तो ये सारी टर्म्स को देखते हुए देयर इज टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ आर्किटेक्चर। फर्स्ट इज रिस्क आर्किटेक्चर, दैट इज reduced instruction set computer, and another one is CISC architecture, that is complex instruction set computer. तो रिस्क और CISC क्या है, कैसे वो डिफरेंट है, वी विल सी दिस। तो हम देखने जा रहे हैं कि क्या हमारे CISC की कैरेक्टरिस्टिक्स है और व्हाई इट इज वेरी मच पॉपुलर नाउअडेज और इवन इन 1980s जब हमारे पास में CISC आर्किटेक्चर आया था। तो CISC का वर्ड है फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। जब ये कॉम्प्लेक्स है तो फिर इसमें क्या ऐसी चीज है जिसको इसे यूज करने के लिए हम लोग वी वेंट फॉर यूजिंग CISC आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट। CISC आर्किटेक्चर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है हमें, हमने बात की, हम लोग जो ISA है वो क्या है, वो है हमारा किस तरीके से हमारा लॉजिकल व्यू है किसका, हमारे प्रोग्राम का होगा, है ना। वो किस पे डिपेंडेंट है, ISA पे डिपेंडेंट है। तो हमारा जो कंपाइलर है अगर वो जो हमारा मशीन कोड जनरेट करता है ना, वो किसके अकॉर्डिंग करता है, ISA के अकॉर्डिंग जनरेट करता है। और ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, ठीक है। ये कौन कन्वर्ट करता है, कंपाइलर। अगर इस कंपाइलर को हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए, हर एक हाई लेवल इंस्ट्रक्शन के लिए क्या मिल जाए, एक ISA में इंस्ट्रक्शन मिल जाए तो क्या होगा, देन द कंपाइलर वर्क विल बी वेरी एफिशिएंट, है ना। हर हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के करस्पॉन्डिंग लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज या ISA में आपको एक इंस्ट्रक्शन मिल जाता है तो इट विल बी वेरी सिंपल, है ना। तो दिस इज रिस्क ISA, है ना। रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में हम लोगों को क्या है, वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो यहाँ पर यू कैन से बिटवीन 100 to 250 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और सम कुछ फंक्शनैलिटीज जो इनफ्रीक्वेंट है बट मतलब दे आर कंटिन्यूस, है ना, इनफ्रीक्वेंट बट हैज हाई इन्वॉल्वमेंट इन परफॉर्मेंस। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा क्यों होने वाले, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में तो हम वो सारी चीजें लिखते हैं जो हमें जो फंक्शनैलिटी चाहिए, है ना। लेकिन जो फंक्शनैलिटी है अगर मैंने इस X इंस्ट्रक्शन में लिखी है तो इस फंक्शनैलिटी को पूरा करने के लिए मेरे पास में एक डेडिकेटेड इंस्ट्रक्शन हो, ये जरूरी नहीं है, है ना। तो ऐसी मल्टीपल फंक्शनैलिटीज को
आइडेंटिफाई करना और उसके करस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन बनाना, तो डेफिनेटली फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, है ना। वहीं अगर मेरे पास में ऐसा कुछ नहीं हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को, आईएसए के मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को यूज करके ये फंक्शनैलिटी को फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। तो इस केस में क्या हो सकता है कि क्योंकि हमारे पास में हर हाई लेवल लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग लो लेवल लैंग्वेज में आईएसए में एक इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए हमारे पास में फंक्शनैलिटीज बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमारे पास में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस सिस्क में कैटर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को बहुत ज्यादा होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड टास्क जो कि इनफ्रीक्वेंट होते हैं बट क्या हमारे परफॉर्मेंस में मेजर रोल प्ले करते हैं, उसके लिए भी क्या होते हैं, डेडिकेटेड इंस्ट्रक्शंस कहाँ अवेलेबल होते हैं, सिस्क आर्किटेक्चर में अवेलेबल होते हैं, सो दैट कि जो हमारा परफॉर्मेंस है वो इन सब चीजों के लिए इन टास्क की वजह से क्या हो, इफेक्ट ना हो। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। तो हम लोगों ने अभी तक देखे कि एड्रेसिंग मोड्स क्या करते हैं, हम एड्रेसिंग मोड्स यूज करते हैं ताकि हम लोग हमारी मेमोरी से या कहीं से अगर हमको डेटा फैच करना है, कहाँ से, मेमोरी से डेटा फैच करना है, तो हम कितनी बार में फैच करते हैं, है ना। तो साइज ऑफ एड्रेस हमारे पास में अवेलेबल होता है, जिससे हमें क्या करना पड़ता है, मेमोरी से डेटा फैच करना पड़ता है। इस एड्रेस को हम वेराइटी में मैनेज करते हैं, हमारे पास में डायरेक्ट एड्रेस अवेलेबल होता है या फिर रजिस्टर में एड्रेस अवेलेबल होता है या मेमोरी के किसी इंडेक्स पर रजिस्टर अवेलेबल एड्रेस अवेलेबल होता है। ये सारे क्या है, हमारे अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स है। तो जो हमारा सिस्क आर्किटेक्चर है वो बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स को अराउंड 5 to 20 एड्रेसिंग मोड्स है ना। अब इससे क्या है, जब नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स आपके ज्यादा होंगे तो आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट वेज से आप मेमोरी को एक्सेस कर सकते हो। तो आपके अगर मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन है, तो इस इंस्ट्रक्शन का क्या है, कुछ साइज है ना, कि आपको यहाँ पे ऑपरेंड का कुछ साइज होगा, है ना। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स आपके पास में क्या है, स्कोप बढ़ जाएगा आपके ऑपरेंड्स में डिफरेंट डेटास को लेकर आने का, ठीक है। तो एड्रेसिंग मोड क्या प्रोवाइड कर रहा है आपको, वो स्कोप प्रोवाइड कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा फंक्शन एड्रेस मतलब एफिशिएंटली अपने इंस्ट्रक्शन को प्लेस कर सको, बना सको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन मतलब मैं अभी बात कर रही थी किस चीज की, कि हमारे पास में डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स है ना, और ये एड्रेसिंग मोड्स हम लोगों को वो स्कोप देते हैं कि हम हमारे इंस्ट्रक्शंस को एफिशिएंटली राइट कर सकें। अगर मान लीजिए मेरे पास में दो जो इंस्ट्रक्शंस है वो दो जो ऑपरेंड्स है वो दोनों रजिस्टर्स में अवेलेबल है ना, और मेरे रजिस्टर का साइज है 8 बाइट, है ना। तो 8 इंटू 8 प्लस 8 है ना 16, मतलब मेरे पास 8 बिट्स, तो मतलब मुझे 2 बाइट लगेंगे, है ना। अगर मेरे पास में दो ऑपरेंड है, ऑपरेंड 1 एंड 2, तो ये जो रजिस्टर है अगर ये 8 बिट का है और दूसरा भी 8 बिट का है, तो मुझे 2 बाइट लगेगी ऑपरेंड के लिए, है ना, और शायद एक बाइट लग जाए ऑपकोड के लिए, तो ये टोटल 3 बाइट का हो गया। लेकिन वही अगर मेरे पास में कुछ ऐसा एड्रेस है जो कि हमारे पास में कहा है, मैं इंडेक्स एड्रेसिंग मोड की बात कर रही हूँ, है ना, या मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस करने की बात कर रही हूँ, है ना, उस केस में जो मेरा एड्रेस है वो एड्रेस ही कितना होता है, 32 बिट का होता है ना। तो 32 बिट का एड्रेस होने की वजह से 4 बाइट तो एक ही ऑपरेंड को लगते, है ना, तो फिर दूसरा ऑपरेंड, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि हमारे पास में डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स है, इसलिए हमें क्या चाहिए, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि जो हमारे इंस्ट्रक्शन है वो क्या हो, डिफरेंट साइज के हो। और ये डिफरेंट साइज के इंस्ट्रक्शंस को अगर हमको प्लेस करना है तो इवेंचुअली हम प्लेस क्या करते हैं, मेमोरी में प्लेस करते हैं। अगर ये मेमोरी में जाएगा तो हमें क्या पता होना चाहिए, फ्रेम लेंथ पता होना चाहिए कि एक इंस्ट्रक्शन कितने से कितने बाइट का है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को फेच कर पाएंगे। तो सिस्क हमें क्या फीचर देता है, वेरिएबल लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन का, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं उसकी लेंथ, ठीक है।
वैसे तो हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या यूज करते हैं, हमारे प्रोसेसर के रजिस्टर्स ही यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेसेस वी कैन टेक डायरेक्टली डेटा फ्रॉम मेमोरी एज वेल। ठीक है, देन तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन कैन मैनिपुलेट ऑपरेंड्स इन मेमोरी। तो ये सब जो है ये फीचर्स किसके हैं, आपके सिस्क आर्किटेक्चर के। सिस्क आर्किटेक्चर में आप लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आप लोगों को लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट मिल रहा है, डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स मिल रहे हैं, देयर आर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फॉर सम ऑफ द टास्क विच आर इनफ्रीक्वेंट बट स्टिल हैज अ मेजर रोल इन परफॉर्मेंस, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, देन मैनिपुलेट करने के लिए कहाँ पे, डायरेक्ट ऑपरेंड्स इन द मेमोरी। तो ये सारे जो फीचर्स है ये आपकी किस में है, सिस्क आर्किटेक्चर में, जिसकी वजह से आपको क्या कर सकते हो, आप कंपाइलर को एफिशिएंटली वो सेट इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर दे सकते हो जिससे वो क्या सिंगल हाई लेवल लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग सिंगल लॉजिकल इंस्ट्रक्शन या आईएसए का इंस्ट्रक्शन जनरेट कर सके और अपने फंक्शनैलिटी को एफिशिएंट कर सके, जिसकी वजह से हमारे ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। क्या हम ये सारे फीचर्स को रिस्क में लेकर आए, क्या हम लोगों को ये जो आर्किटेक्चर है रिस्क से बेटर है, ये सब चीजें डिपेंड करती है किस चीज पे, कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट है आपकी फंक्शनैलिटी की या आपका कंप्यूटर किस टाइप का। तो सिस्क आर्किटेक्चर्स जो है वो यूजुअली डिजाइन थे किसके लिए, वो यूजुअली डिजाइन थे आपके माइक्रो कंट्रोलर्स के लिए, है ना, जो कि क्या करते हैं, डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं उन चीजों के लिए। और बट नाउ हम लोग सिस्क आर्किटेक्चर को जो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैं वहां पर भी अब यूज करने लगे हैं। तो सिस्क आर्किटेक्चर वो इनिशियली डिजाइन फॉर माइक्रो कंट्रोलर जहां हमारे स्पेसिफिक टास्क हुआ करते थे, है ना, लेकिन नाउ अब हम कहाँ पर भी उन्हें जनरल पर्पस में भी यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो फंक्शनैलिटीज है इसकी वजह से, जो इसके फीचर्स उसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस हम इम्प्रूव कर सकते हैं सिस्टम का। तो नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर है हमारा वो रिस्क आर्किटेक्चर है। और रिस्क आर्किटेक्चर जो है क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या किस तरीके की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है इट हैज फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, जो हमने सिस्क में बात करी थी कि 100 से 250 इंस्ट्रक्शंस होते हैं और हर हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को कैटर करने के लिए लो लेवल या मशीन लैंग्वेज का एक इंस्ट्रक्शन होता है आईएसए में। लेकिन रिस्क आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो क्या होता है, कम होते हैं और लेस कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब एटॉमिक इन नेचर होते हैं। एक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाए वो उस तरीके का इंस्ट्रक्शन डिजाइन होता है किसमें, रिस्क आर्किटेक्चर में। वहीं अगर हम सिस्क आर्किटेक्चर की बात करें तो वहां जो इंस्ट्रक्शन होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड इट मे टेक मोर देन वन साइकिल। द नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स भी क्या होते हैं, लिमिटेड होता है। तो जो नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हम बात कर रहे थे सिस्क में कि हमारे पास में अराउंड 5 to 20 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं और ऐसे एड्रेसिंग मोड्स होते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, मेमोरी में जाके भी ऑपरेंड को मैनिपुलेट कर लेते हैं। लेकिन हम अगर रिस्क आर्किटेक्चर की बात करें तो रिस्क आर्किटेक्चर में जो हमारे हैं एड्रेसिंग मोड्स है वो क्या है, लिमिटेड है। लिमिटेड होने के साथ साथ ऐसे हैं कि हमारे पास में जो डेटा है वो हम एज्यूम करके चलते हैं कहाँ है, प्रोसेसर के पास में ही है, मतलब प्रोसेसर रजिस्टर्स में ही है। तो हमारे पास में ऐसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस डिजाइन नहीं है जहां पर हम वो एड्रेसिंग मोड्स यूज करें जिससे हम मेमोरी से डेटा फेच कर सके। क्यों, क्योंकि हम अज्यूम करके चलते हैं कि सारे जो डेटा है वो प्रोसेसर के पास में ही है। अगर ऐसा है तो हमारे पास में जो प्रोसेसर रजिस्टर्स होंगे वो क्या होंगे, लार्ज होंगे। तो लार्ज प्रोसेसिंग रजिस्टर्स, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, जितना भी डेटा है उसको कहाँ रखना है, जो कि एग्जीक्यूशन में है, ऑपरेशन में है, उसको हमें रखना है रजिस्टर्स में रखना है।
साथ ही हम लोग जितना भी डेटा फेच कर रहे हैं मेमोरी में या मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं उसे हम लोड और स्टोर ऑपरेशन से ही कर सकेंगे। कोई भी इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअली लोड या स्टोर नहीं करेगा, केवल लोड स्टोर डेडिकेटेडली हमको कहाँ प्रोवाइड करना पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेंगे। मतलब आपको लिखना पड़ेगा लोड R1 कॉमा ए, तब जाके आपका ए कहाँ होगा, R1 में लोड होगा। आप इस तरीके से नहीं लिख सकते एड R1 कॉमा R2 कॉमा ए, है ना, इस तरीके से आप नहीं कर सकते। आपको पहले ए को R1 में लोड करना पड़ेगा और फिर ये आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्यों इस तरीके से हम लोग, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डेडिकेटेड क्या होना चाहिए, लोड और स्टोर होना चाहिए। जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी किस साइज कैसे होंगे, फिक्स्ड साइज के होंगे, है ना। तो अभी तक हम लोगों को जो मेमोरी में इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए थे सिस्क में वो कैसे थे, वो वेरिएबल लेंथ थे। और क्यों, क्योंकि हमारे पास में डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स थे और हर किसी ऑपरेंड की साइज क्या होती थी, अलग होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास में जितना भी डेटा है वो कहाँ है, प्रोसेसर में है। अब प्रोसेसर रजिस्टर में डेटा है ही, तो प्रोसेसर रजिस्टर सबकी साइज एक जैसी होती है और एक जैसी साइज है तो ऑपरेंड की साइज भी एक ही होगी और एक ही साइज होगी। इसके लिए जो हमारे इंस्ट्रक्शन है वो भी कैसे होंगे, फिक्स्ड लेंथ के होंगे। प्लस में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट इन सिंगल साइकिल। एक इंस्ट्रक्शन जो होगा एक साइकिल में कंप्लीट हो जाएगा। एक इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में मतलब एटॉमिक नेचर में होगा। इसका जो हम कंट्रोल यूनिट की बात करें वो कैसा होता है, हार्ड वायर्ड होता है ना। हार्ड वायर्ड मतलब हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट हम बोलते हैं जहां पर हमारे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, पूरा जो कंट्रोल यूनिट है वो किससे बनेगा, हार्डवेयर से बनेगा, जिसमें हम लोग फर्दर कोई मॉडिफिकेशन या कंट्रोल लॉजिक ऐड नहीं कर सकते या कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ऐड नहीं कर सकते। तो जो हमारा रिस्क आर्किटेक्चर है उसकी कंट्रोल यूनिट कैसी होती है, हार्ड वायर्ड होती है। तो अभी तक जितने चीजें देख रहे हैं उससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा रिस्क आर्किटेक्चर है वो क्या है, सिंपल है ना। तो अगर सिंपल है, सिंगल लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर हम लोग किस चीज को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो स्कोप है वो है पाइपलाइनिंग का। जितना ज्यादा हम लोग इस सिस्टम में पाइपलाइनिंग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट सेम साइकिल में कंप्लीट हो रहा है। अगर सेम साइकिल में कंप्लीट हो रहा है तो देर इज नो प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास में कोई स्लॉट्स जो हो जो कि नो ऑप के स्लॉट्स हो, है ना। हर एक टास्क एक साइकिल में कंप्लीट हो रहा है और अगली साइकिल में अपना रिजल्ट दे रहा है। तो यहाँ पर देर इज मतलब दो इंस्ट्रक्शन के बीच में साइकिल गैप नहीं है, तो यहाँ पर हमें हर हर एक साइकिल पे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरीके से हम क्या यूज कर सकते हैं, एफिशिएंटली वी कैन पाइपलाइन। यहां पर एक ओवरलैप्ड विंडो होगी। ये ओवरलैप्ड विंडो क्या है, तो हम क्या बात करते, हम बात कर रहे हैं हमारे इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन की, है ना। तो हमारे पास में डेफिनेटली क्या होगा, कुछ मेमोरी होगी। तो हमारे पास में ऐसी विंडो होती है दो इंस्ट्रक्शन के बीच में या दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के बीच में, जो कि क्या होती है, कॉमन होती है। इस कॉमन विंडो को ही हम क्या करते हैं, ओवरलैप्ड विंडो। अब ये ओवरलैप्ड विंडो क्या है और कैसे इसका यूज करते हैं वो हम जानते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में एक शेयर्ड मेमोरी है ना, जो कि हमारे पास में कॉमन। बाकी क्या है, हमारे पास में हर इंडिविजुअल प्रोसेस को हमने कुछ मेमोरी दे रखी है ना। तो ये जो है ये है आपकी ओवरलैप्ड विंडो।
अगर ये कुछ 0 से 9 तो हम ये एड्रेस कॉमन दे देते हैं, है ना। तो ये अगर 10 से 15 चालू हो रही है तो 15 से 20 ये, देन ये 20 से 1 से 25, 26 से 30, ऐसा कुछ 35। तो ये एड्रेसेस है आपके। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्या कि हमको एक इंस्ट्रक्शन से दूसरे इंस्ट्रक्शंस, मतलब एक प्रोसीजर से दूसरे प्रोसीजर पे जंप करना पड़े। तो जब हमें ऐसा कुछ करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब कि हम जितने भी हमारे करंट प्रोसीजर के इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करेंगे रजिस्टर्स के अंदर, है ना, ताकि जब हम ये दूसरा प्रोसेसर कंप्लीट करके आए जहां जहां हम स्विच करना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, तो जब वो टास्क कंप्लीट हो जाए तो हम वापस से क्या हमारे पास्ट वाले टास्क में आए और उसको उसी स्टेट से चालू करें जहां पर वो था, है ना। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के को बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है। कैसे? तो पर्टिकुलर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और वो किसी दूसरे प्रोसेस को कॉल कर रहा है, प्रोसीजर को कॉल कर रहा है। इस केस में क्या होगा, शेयर्ड मेमोरी में हम हमारा डेटा को डाल देंगे। जब ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा तो ये क्या करेगा, वो यहीं से कॉल करेगा इस प्रोसीजर को और अपना टास्क एग्जीक्यूट करवा पाएगा। तो ये इनकी सेपरेट विंडो हो गई और ये इनकी ओवरलैप्ड विंडो हो गई। सेपरेट विंडो में वो अपने टास्क रखेंगे, लेकिन जब उनको स्विचिंग करना है और जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए जरूरत है वो टास्क, वो इंफॉर्मेशन को वो कहाँ डाल देंगे, ओवरलैप्ड विंडो में डाल देंगे। तो ये जो फीचर है रिस्क आर्किटेक्चर का, वो क्या करता है, जो हमें टाइम लगता है किस चीज के लिए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए, उसे वो रिड्यूस कर देता है। ठीक है। तो ऑल दिस फीचर्स मेक रिस्क इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर। रिस्क आर्किटेक्चर और सिस्क आर्किटेक्चर को हम जो नाउ डेज टर्म सुनते हैं तो हम सुनते हैं आर्म या x86। तो जो आर्म आर्किटेक्चर्स है वो किस पे बेस्ड है, वो सिस्क आर्किटेक्चर्स पे बेस्ड है। और जो हमारे x86 आर्किटेक्चर्स है वो किस पे बेस्ड है, रिस्क आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। रिस्क और सिस्क पहले इनिशियली व्हेन इट वाज डिजाइन, पहले माइक्रो कंट्रोलर के लिए सिस्क और माइक्रो प्रोसेसर के लिए रिस्क था, बट नाउ डेज इस तरीके का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अब now we are using in general purpose system also CISC architecture। तो this way we understand कि कैसे हम रिस्क आर्किटेक्चर और सिस्क आर्किटेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं फॉर कंप्लीटिंग आवर टास्क।